स्टार्ट करते हैं सुहाना सफ़र टीडीएस का, जिसके बिना तो पेपर सेट ही नहीं हो सकता है। सो टीडीएस का कंसेप्ट क्या है ये तो आपको पता ही है। जो पेयर होता है, पेयर पे करने वाला जो इंसान रहता है, ठीक है, मे बी इंडिविजुअल मे बी बिजनेस, जो भी है, वो पे करते समय कुछ टैक्स काटेगा और काट के डिपॉजिट कर देगा। सो ऑब्जेक्टिव है कि सारा रिपोर्टिंग हो जाए गवर्नमेंट तक। सो टीडीएस के केस में जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, टैक्स इज डिडक्टेड बाय पेयर। जो पे करने वाला है वो डिडक्ट करेगा, और कब डिडक्ट करता है ये ध्यान देने का बात है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो क्रेडिट देखेंगे और पेमेंट दोनों में जो अर्लियर है तभी टैक्स डिडक्ट करना होता है। सपोज आपने हमें कोई सर्विस दिया है कंसल्टेंसी, उसका फ़ी का मैं एंट्री कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी फ़ी अकाउंट डेबिट टू XYZ, तो मैंने क्रेडिट कर दिया XYZ को, तो आज ही टैक्स काटना है, या मैं पेमेंट कर रहा हूँ विच एवर इज अर्लियर। कहीं कहीं पे क्रेडिट नहीं देखा जाता है, पेमेंट देखा जाता है। तो नॉर्मली जब फेंकने का बात रहेगा तो टीडीएस कब काटना चाहिए, तो बोलना क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जब भी आप किसी का टैक्स काटते हो तो उनसे पूछते हो क्या है तेरा पैन नंबर, उनका पैन नंबर लेते हो फिर डिपॉजिट करने के लिए, और सामने वाला ने नहीं दिया अपना पैन नंबर, तो टीडीएस का रेट, जो टीडीएस का रेट है और 20% विच एवर इज हायर। टीडीएस का जो भी रेट लिखा है 5%, 10%, 1% और 20% विच एवर इज हायर, तो जिसका भी आपको टैक्स काटना है उनसे पूछेंगे पैन नंबर, आपको ना मिला पैन नंबर तो काट लेंगे 20% और टीडीएस का रेट विच एवर इज हायर। सपोज टीडीएस का रेट 5% लिखा है और 20% विच एवर इज हायर, तो कितना टीडीएस रेट हो जाएगा। बट कैजुअल इनकम वगैरह पे देखेंगे ना आप लोग, टीडीएस का रेट 30% है, तो 30% और 20% विच एवर इज हायर तो 30%। सो नो पैन टीडीएस रेट विल बी हायर वन 20% और एक्चुअल रेट विच एवर इज हायर। लेकिन दो पॉइंट पे ये याद रखने का पॉइंट है, 194O में जो कवर्ड होएंगे परचेज ऑफ गुड्स 50 लाख से ऊपर का, और ई कॉम 194Q, 194O और Q पे पैन नहीं मिलता है तो वहाँ पे 5% ही जाएगा, ये याद रखने का बात है। पैन नंबर नहीं देगा तो टीडीएस का रेट और 20% विच एवर इज हायर, कैजुअल इनकम वगैरह पे 20% ही हो जाएगा। और 194O मतलब परचेज ऑफ गुड्स के लिए है, पढ़ेंगे अपन, और Q मतलब वो ई कॉम ऑपरेटर देता है आपको, तो वहाँ पे पैन नहीं होगा तो 5%। क्लियर, 5% और टीडीएस का रेट विच एवर इज हायर। तो ये दो ही एक्सेप्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, दुष्ट लोग, जो रिटर्न नहीं डालते, इनकम टैक्स में रिटर्न नहीं डालते हैं, उनके लिए थोड़ा और सख्त है। 206AB आया तो ट्वाइस द रेट, जो भी टीडीएस का रेट है और 5% विच एवर इज हायर। नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, जिन्होंने अपना ITR लास्ट ईयर का नहीं डाला, टाइम पार हो गया, वो लोग भी, अगर उन लोग से और एक पनिशमेंट, तो रेट हो जाएगा टीडीएस का जो रेट है उसका डबल और 5% विच एवर इज हायर। डन। अब मेरे सामने जो विनायक भाई बैठा है वो तो डैश डैश है, पहला डैश की उसने पैन नहीं दिया, दूसरा डैश की उसने रिटर्न भी नहीं डाला, तो उन्होंने पैन नहीं दिया तो 206A के हिसाब से चलेंगे, और रिटर्न भी नहीं डाला 206AB, और दोनों में जो हायर रेट होगा वो लगा देंगे, दोनों में जो हायर रेट होगा वो लगा देना है। सो स्पेसिफाइड पर्सन्स वो होते, समझ में आया भाई, इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे MCQs वगैरह पे। अ पर्सन नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट रिलेटिंग टू प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और जिसका टाइम पार हो गया, एंड TDS TCS अमाउंट इज 50,000 और मोर। अंडरलाइन, सिर्फ ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं डाला, उसने रिटर्न भी नहीं डाला और TDS या TCS का अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशन ध्यान में रखना। हाँ बेटा, जिसने नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न होने से नहीं होगा, TDS या TCS का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होगा तो ही 206AB लगेगा। 206AB दो सिचुएशन पे लगेगा, नॉन फाइलर और TDS TCS अमाउंट एक्सीड्स 50,000, लेकिन ये उस सिचुएशन पे नहीं लगेगा जिसको रिटर्न ही नहीं डालना है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इन लोगों को रिटर्न डालने का जरूरत नहीं है, जैसे 2,50,000 से इनकम कम वगैरह है तो आपको रिटर्न लगाने का जरूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों लगाएंगे रिटर्न,
तो 206 AB में नहीं फंसेंगे। तो ये नया पॉइंट है, आप इस पे ध्यान रखना। स्पेसिफाइड पर्सन विल नॉट इंक्लूड अ पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ROI। आपको गवर्नमेंट ने बोला है नहीं फाइल करना है, भाई समझ में आ रहा है? या अ नॉन रेसिडेंट, कोई नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो स्पेसिफाइड पर्सन वाला टॉपिक बहुत फेमस है, तो ध्यान रखना। स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं जिनका लास्ट ईयर का रिटर्न नहीं लगा और उसका TDS TCS का अमाउंट 50,000 से ऊपर है, बट ये लोग में 2 लोग नहीं आएंगे, नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं है या गवर्नमेंट ने बोल दिया। डन। तो 206 AB था नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के लिए TDS का जो नॉर्मल रेट है उसका 2 टाइम्स और 5% विच एवर इज हायर। लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कहीं कहीं पे 206 AB नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल। 206 AB नॉट एप्लीकेबल। कब नॉट एप्लीकेबल? ध्यान से देखना। जो सैलरी रिलेटेड है, क्या बेटा? सैलरी रिलेटेड है, समझा भाई? और कैजुअल इनकम रिलेटेड और घरेलू जो बातचीत है ना, वहाँ पे घरेलू बातचीत पे सैलरी रिलेटेड, किस्मत का खेला, यहाँ पे 206 AB नहीं लगेगा। देखो सैलरी रिलेटेड 192 सैलरी का है, 192A प्री विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये सैलरी रिलेटेड। 194B BA BB ये सब हो गया बेटा वो किस्मत का खेला, कैजुअल इनकम। और 194N कैश विड्रॉल पे नहीं लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कभी कभी ट्रांजेक्शन्स होता है, 194IA पे नहीं लगेगा। 194IB रेंट बाय इंडिविजुअल्स वो देता है, बिजनेस वाला नहीं। और मम्मी के सेक्शन 194M तो बेटा घर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस में 194IA पे नहीं लगेगा, रेंट बाय इंडिविजुअल आप पे IB पे नहीं लगेगा और M पे नहीं लगेगा, कैश विड्रॉल पे भी नहीं लगेगा। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। और दोनों सेक्शन लग गया, पैन भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, तो फिर क्या ले लेंगे बेटा? हायर ले लेंगे। नो TDS, अगर आप गवर्नमेंट को, RBI को, म्यूचुअल फंड को या बैंक को इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो तो वहाँ पे TDS का जरूरत नहीं है। डन। कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे TDS, अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक डिपॉजिट करना होता है, नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक डिपॉजिट नहीं किया तो आपको माना जाएगा SAC इन डिफ़ॉल्ट, SAC इन डिफ़ॉल्ट। लेकिन आपको याद है मैंने कमल सर को पेमेंट कर दिया था, मैंने टैक्स नहीं काटा था, कमल सर दूध से नहाते हैं और सभी बच्चों को समोसा जलेबी खिलाते हैं, आपको नहीं खिलाए अलग बात है, और उन्होंने अपना इनकम दिखाकर रिटर्न भर लिया, तो जिस दिन उन्होंने रिटर्न फाइल किया उसी दिन मान लेंगे कि RG ने टैक्स काटा और पे कर दिया। डन। तो फिर SAC इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएंगे। इस पे क्वेश्चन शायद आया था अभी सितंबर में, हम लोग सितंबर का पेपर एनालिसिस करेंगे अभी। तो इज इट क्लियर? ओके। अगर SAC इन डिफ़ॉल्ट रहेगा तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी। इंटरेस्ट के लिए क्या चक्कर है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट लगता है, आपने जिस पीरियड पे टैक्स नहीं काटा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट लगेगा। आप लोग सभी लोग स्टडी मेट का एक क्वेश्चन है किए होंगे, सभी लोग ऑल ओवर इंडिया ही करते हैं। तो इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ टैक्स नहीं काटने वाला, और काट के डिपॉजिट नहीं किया तो वो गुना तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 50% ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, नहीं काटने वाला पीरियड पे 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, और काट के जमा नहीं करेंगे तो 1.5% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ। और एक अच्छा बात है बिफोर वी स्टार्ट TDS का मेन पॉइंट, जो भी आप लोग टैक्स काटते हो ना तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। और कहीं कहीं पे जैसे मम्मी सेक्शन वन टाइम इवेंट है तो वहाँ पे टैन नहीं होने से भी चलता है। पहला सैलरी सेक्शन 192, सैलरी पे कैसे कैसे TDS काट के डिपॉजिट करना है, क्या कंसिडरेशन करना है, सब 192 में लिखा है। तो कौन काटेगा? पेयर, जिसने भी सैलरी देने का जिम्मेदारी है वो काटेगा। किससे कब काटेगा? जब पेमेंट करने का टाइम है, क्रेडिट नहीं। और काटते समय कैसे देखेंगे पता है? अमन का 1 साल का इनकम देख लूँगा मैं, 1 साल का इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करूँगा और डिवाइड कर दूंगा 12 से, और एवरी मंथ टैक्स काटते जाऊँगा। तो टैक्स काटते समय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख दे देंगे डिफ़ॉल्ट टैक्स सिस्टम पे, और 250, 3 लाख, 5 लाख इन केस ऑफ नॉर्मल सिस्टम पे देकर टैक्स काटेंगे। इसमें 2 बातें ध्यान देना,
नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे मालिक चाहे तो वो टैक्स पे कर सकता है, मालिक के लिए बिजनेस एक्सपेंसेस भी नहीं होगा और आपके लिए सैलरी इनकम भी नहीं होगा। ऐसे तो मालिक आपके सर के ऊपर हाथ रखे उसको भी टैक्स लगाना चाहते हो, मैंने अभी मे बैच के लिए सैलरी स्टार्ट कर दिया कल। तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे मालिक ने टैक्स दिया तो आपके लिए सैलरी इनकम भी नहीं है और मालिक के लिए बिजनेस एक्सपेंसेस भी नहीं है। जब आपके एम्प्लॉयर टैक्स काटेगा ना तो आपसे सारा इनकम का डिटेल्स पूछेगा, सारा इनकम का डिटेल्स बता देना और सारा लॉसेस बता देना। ओनली इनकम फ्रॉम एचपी को कंसीडर करेगा, वो किसको कंसीडर करेगा? लॉस अंडर द हेड एचपी को ही कंसीडर करेगा सेट ऑफ के लिए। और आपको पता ही है आपका इनकम क्या होता है, बिजनेस का लॉस हो सकता है तो बिजनेस सैलरीड पर्सन तो बिजनेस करते ही नहीं है और लॉस होने से भी सेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो चलिए, तो मालिक अगर आपका 1 साल का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम देखेगा तो ओनली लॉस फ्रॉम एचपी ही देखेगा, ओनली लॉस फ्रॉम एचपी। नेक्स्ट है बेटा, ये इन्होंने एमटीपी में डाला था, जो एमटीपी में डाला था मैंने लिख दिया, वो इंस्टीट्यूट के रडार पे। प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं तो सैलरी में आप लोग को मिला होगा 5 साल तक कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सर्विस करने के बाद विड्रॉ करने से टैक्सेबल नहीं है। उसके पहले भी विड्रॉ कर सकता है बिना, कोई बीमार उमार हो गया उसके कारण कर सकता है। तो अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, ऑन टाइम विड्रॉ करेंगे तो टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस नहीं है। तो कौन काटेगा? ट्रस्टी और एनी पर्सन ऑथराइज फॉर मेकिंग पेमेंट, जो पेमेंट करेगा वो काटेगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट 10% है, अगर पैन नहीं मिलेगा तो कितना परसेंट? 20%। देखो ये लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुआ था तो उन्होंने एमटीपी में भी डाल भी दिया। और लेस देन 50,000 यानी प्री मैच्योर भी है 49,999 तक अगर आपको पीएफ से मिलता है तो नो टीडीएस, एग्जेम्पशन नहीं, ठीक है ना। और टीडीएस भी नहीं लगेगा ऑन विड्रॉल बिफोर कंटिन्यूअस सर्विस। टीडीएस लगेगा अगर 5 साल के अंदर आप विड्रॉ कर लोगे। कितना साल के अंदर? 5 साल। एंड डज नॉट ऑप्ट टू ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड, टीडीएस नहीं लगेगा टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ, कॉन्ट्रैक्शन, डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस, सीरिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इल हेल्थ के कारण, डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस, आप 4 साल ही काम किया, मालिक हमेशा के लिए बिजनेस बंद कर दिया तो आप तो पहले पैसा निकालोगे, तो नो टीडीएस, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यूज। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू रेसिडेंट, बॉन्ड्स डिबेंचर्स पे कंपनी से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो जो कंपनी विल पे यू डिडक्ट किया जाएगा। कब बेटा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और रेट ऑफ टीडीएस, जो भी इंटरेस्ट का टीडीएस का रेट है 10% होता है। एग्जेम्प्टेड लिमिट 5,000 10,000 तक है। तो ध्यान से देखना, डिवेंचर इशूड बाय पब्लिक कंपनी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को दिया है, अकाउंट पे ही चेक से दिया है तो 5,000 तक का अमाउंट है तो नो टीडीएस। अगर आप लोग कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को पब्लिक सेक्टर कंपनी ने दिया है तो ठीक है ना, 5,000 तक एग्जेम्प्ट है। और ये सेविंग्स बॉन्ड्स वगैरह के केस में 10,000 तक का डिडक्शंस है, नो टीडीएस। तो आपको इंडिविजुअल्स को याद रखना 5,000। नेक्स्ट है बेटा डिविडेंड टू रेसिडेंट शेयर होल्डर, डिविडेंड दिया जा रहा है, ये तो कंपनी से दिया जाता है बेटा, तो कंपनी विल डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इंटरेस्ट टीडीएस सब इंटरेस्ट डिविडेंड सबका टीडीएस का रेट 10%, और ना दो तो पैन नंबर तो मार दो 20%। तो जैसे इंटरेस्ट पे एग्जेम्प्टेड था 5,000 तक नो टीडीएस, यहाँ भी डिविडेंड भी 5,000 तक दिया जा रहा है इंडिविजुअल्स को। किसको? इंडिविजुअल्स को। अदर देन कैश दिया जा रहा है और 1 साल का अमाउंट 5,000 से ऊपर नहीं है तो कंपनी आपसे टैक्स नहीं काटने वाला है। और अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी को, बिजनेस ट्रस्ट को दिया गया है डिविडेंड, अब आपको पता है ना ये इंश्योरेंस कंपनी वगैरह बड़े बड़े कंपनी में शेयर्स खरीद के रख लेते हैं तो वहाँ से डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी इज पेइंग डिविडेंड टू किसको बेटा? इंश्योरेंस कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट को, तो वहाँ पे भी टीडीएस का चक्कर नहीं है। अब बेटा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू रेसिडेंट, एमटीपी में इस पे भी क्वेश्चन है तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंटरेस्ट है जो कोई भी किसी को देता है, हम लोग भी लोन लेके किसी को इंटरेस्ट देंगे, बैंक भी इंटरेस्ट देता है, वो पॉइंट है, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स और बैंक के बीच भी हो सकता है, तो ध्यान से देखना। तो कौन काटेगा? जो भी इंटरेस्ट दे रहा है
अदर देन इंडिविजुअल हब जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 CR था, या प्रोफेशनल फॉर्म 50 लाख था, तो इसको मैं ना स्मॉल बोल देता हूँ, हाँ, स्मॉल बिजनेस प्रोफेशन। तो सबको ही काटेगा अदर देन इंडिविजुअल, स्मॉल इंडिविजुअल बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। तो वो नहीं काटेगा। कब काटेगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस का रेट तो 10% ही है और 5,000 तक का एग्जेम्पशन है। यहाँ पे कौन काटेगा? इंडिविजुअल हब विथ लास्ट ईयर टर्नओवर। इंडिविजुअल हब भी काटेगा अगर लास्ट ईयर बड़े थे। तो बड़े कब होते हैं? आपका बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ और प्रोफेशन का टर्नओवर एक्सीड 50 लाख। तो मैंने बोल देता कि छोटे बिजनेस नहीं काटेगा, तो मतलब इंडिविजुअल हब वो छोटा समझ लेना। और 5,000 तक तो नहीं काटना है, लेकिन ये पॉइंट पे ध्यान रखना है, ये 40,000 तक का भी इंटरेस्ट है। 40,000 तक का भी इंटरेस्ट है। 50,000 सीनियर सिटीजन को दिया जाता है तो भी टैक्स काटना नहीं है। अगर ये इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट विद बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, बैंक के टर्म डिपॉजिट्स पे, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट्स वगैरह, कुछ भी फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह है बैंक पे, और 50,000 तक सीनियर सिटीजन को देंगे तो नो टीडीएस, और हमें आपको 40,000 तक देंगे तो नो टीडीएस। और भी बेटा नो टीडीएस इंटरेस्ट बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट देता है तो भी नो टीडीएस। और क्विक कॉम्पेंसेशन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम पे कॉम्पेंसेशन मिल रहा है और 50,000 तक का अगर अमाउंट है तो वहाँ भी नो टीडीएस। और थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टोटल इंटरेस्ट क्रेडिटेड पेड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगर आपके गुवाहाटी में 4-5 बैंक हैं, आप हर एक बैंक पे अलग अलग फिक्स डिपॉजिट वगैरह करके रखे हो, टर्म डिपॉजिट, तो हर एक बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, और तो फिर वो एसबीआई है ना, तो एसबीआई का सारा बैंक का टोटल मिलाकर देखा जाएगा, और टोटल का अमाउंट 40,000 से पार हो गया तो इंटरेस्ट पे टीडीएस होगा। कितना परसेंट टीडीएस होगा बेटा? 10%, ठीक है। ये अपन आप लोग स्टडी मेट में है इंस्टीट्यूट के, आप लोग किए होंगे जरूर से। और भी हम लोग नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट टू बैंक। अगर हम लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं ना, तो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, वो तो लाखों लाखों रुपए का इंटरेस्ट हो सकता है, वहाँ भी टीडीएस नहीं है। तो लिख लेना नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट टू बैंक, नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट टू बैंक। नेक्स्ट चलते, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, 194B। पेयर काटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट 30%, 30%। यहाँ पे पैन नहीं देने से भी 30%, और एग्जेम्प्टेड लिमिट है 10,000 तक। तो यहाँ पे 194B और BA बाद में, पहले BB। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, हॉर्स रेस वगैरह से भी कोई विनिंग है तो सेम बेटा, सेक्शन अलग है और अमाउंट वही है। नया है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हो मॉडर्न जनरेशन, तो उस पर इस पे एग्जाम में एक छोटा सा पॉइंट भी डाला था। पेयर काटेगा, कब काटता है? एट द टाइम, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। या आप बीच बीच में अपना पैसा विड्रॉ करेंगे ना उस अकाउंट से, तब आपका विनिंग अमाउंट पे टैक्स काटेगा, और 30% टैक्स काटेगा। एग्जिम्पशन अमाउंट नील है। देखो कैजुअल पे एग्जिम्पशन अमाउंट 10,000 था ना बेटा? बोलो भाई। बट ये, इसको तो आप लोग स्टार मार्क करके रखना, ये तो ट्रेंडी रहेगा हमेशा के लिए। एग्जेम्प्टेड लिमिट नील है। इस पे हम लोग पूरा किस तरह से टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है सब कुछ, ये मैट के आखिरी में लिखे हैं, हम लोग उस पर फिर से चर्चा करेंगे। आपको जो मैट प्रोवाइड किया उसके लास्ट पेज पे है, बाद में पढ़ते। कब होता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या अगर विड्रॉल कर लेगा बीच में, तो आप जब विड्रॉ करेंगे तभी टैक्स काटते जाएगा, विड्रॉ करेंगे तो। और विड्रॉल अमाउंट बहुत कम है, 100 रुपीज़ तक है, तो नो टीडीएस। यस, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग का एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टैक्स काटेगा 30%, एग्जेम्प्टेड नील। और अगर बीच बीच में विड्रॉ करोगे तो ईच विड्रॉल के समय नेट विनिंग पे टैक्स काटा जाएगा। तो नेट विनिंग्स वगैरह क्या बताएंगे। और कुछ छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, तो एक पेटी अमाउंट रहता है, तो नो टीडीएस।
नेक्स्ट है पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मैक्सिमम यहाँ पे रेसिडेंट ही कवर्ड है, एक ही नॉन रेसिडेंट का पॉइंट है। रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे तो टैक्स काटेगा। कौन काटेगा? सभी लोग काटेंगे, बट स्मॉल बिजनेस नहीं काटेगा, जो बताया था हम लोगों ने। क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, टीडीएस का रेट है 1%। अगर इंडिविजुअल हफ को दे रहे हैं, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर हो, मेरे पास काम करने आए हो, आप इंडिविजुअल हफ हो तो 1% काटेंगे, और अदर देन इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं दे रहा हूँ इनको, तो ये इंडिविजुअल है तो छोटा है तो 1%। आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म मेरे पास काम कर रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोग बड़े हो तो 2%। और इसका एग्जेम्पशन लिमिट 30,000 सिंगल पेमेंट। अगर एक एक पेमेंट 30,000 का है तो छोटा अमाउंट है, छोड़ दो। और 1 लाख एग्रीगेट, अगर एक साल में 1 लाख से पार हो गया तो टैक्स काटना है। अगर मैं आप लोग मेरे पास 25-25 हज़ार का ही काम कर रहे हो साल में 5 बार, तो पहला 4 बार में तो मैं नहीं काटूंगा, 1 लाख है। लेकिन जब 5वां बिल दोगे 25,000 का, तो 1,25,000 पे इंडिविजुअल है तो 1%, और पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी तो 2%, और क्या है तेरा पैन नंबर, ना दो पैन नंबर तो 20%। नो टीडीएस पर्सनल पर्पस के लिए, मेरे घरेलू पर्पस के लिए कुछ काम करेंगे तो एक 194M है, मम्मी सेक्शन है, वहाँ पे आके देख लेंगे, बट ये 194C में नहीं आएगा। अब 2-3 अच्छे बात समझना, ये पेमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, आप हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो, क्या करते हो? आप हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग करते हो, प्रोडक्शन प्रोग्राम, टेलीकास्टिंग, कैरीज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स अदर देन रेलवे, कैटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम कस्टमर्स और अदर एसोसिएट्स। तो आप लोग मेरे लिए कुछ सामान बनाते हो, मेरे से मटेरियल खरीद के या मेरे एसोसिएट ग्रुप कंपनी से खरीद के, तो मान लिया जाएगा वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। आप खुद का ही मटेरियल लगा के सामान बना के मेरे को देते हो, तब तो वो सेल ऑफ गुड्स हो गया। तो ये वाला बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप किसी के लिए जॉब वर्क करते हो और मटेरियल उन्हीं से लेकर, आप आरजी से मटेरियल लेकर आरजी का ही काम करके दे देते हो, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। आप खुद ही मटेरियल बाजार से खरीद के करके देते हो तो सेल ऑफ गुड्स, वहाँ पे ये टीडीएस वाला चक्कर नहीं आएगा। अब आप मेरे से माल खरीद के मेरे ही काम करके मेरे को बिल रेस करोगे, फिर तो बिल रेस करोगे तो उस बिल में तो मटेरियल भी आ गया, तो उस मटेरियल का अमाउंट पे टीडीएस नहीं है अगर सेपरेटली चार्ज किया तो। अगर आपने एक लमसम अमाउंट चार्ज कर दिया तो ग्रॉस अमाउंट पे ही टीडीएस होगा, ध्यान देना। इन सच केस टैक्स विल बी डिडक्टेड इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग मटेरियल परचेज इफ विद द मटेरियल कंपनी नॉट सेपरेटली मेंशन, इट विल बी होल इनवॉइस पे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट इंक्लूड, मेरे हिसाब से बट मटेरियल आप किसी और से खरीद के। और थोड़ा सा बेटा ये टेलीविजन प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट के लिए ध्यान से देखना, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स को कोई एडवर्टाइजमेंट करना है तो मानव एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा, और मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना है DY365 में, तो मैं DY365 के पास नहीं जाता हूँ, मैं मानव एडवर्टाइजमेंट के पास जाऊँगा। तो मेरा आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे टीडीएस है, और मानव और टेलीविज़न कंपनी के बीच नो टीडीएस, एकदम ध्यान रखना। सो अ पेमेंट फॉर प्रोडक्शन कंटेंट प्रोग्राम, एक तो वो ध्यान रखना। और एक अच्छा वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई प्रोग्राम प्रोडक्शन हाउस से प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं या रेडीमेड प्रोग्राम खरीद लेते हैं, अगर किसी से हम लोग प्रोग्राम वगैरह बनवाएंगे तो फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया 194C, और बना बनाया प्रोग्राम खरीद लेंगे तो नो टीडीएस। तो ध्यान रखना, आप पेमेंट फॉर प्रोडक्शन कंटेंट प्रोग्राम एज पर स्पेसिफिकेशन तो 194C में आ जाएगा, और अ पेमेंट ऑफ एक्विजिशन ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो नो टीडीएस अंडर 194C, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये एडवर्टाइजमेंट वाला भी ध्यान रखना, वो अभी कमीशन के साथ में आने वाला है। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स और कंपनी का कोई टीवी चैनल का कोई कनेक्शन नहीं होता है, प्रेरणा से एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रहता है, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी कमीशन खाता है, तो वहाँ पे नो टीडीएस, बस प्रेरणा और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वहाँ पे टीडीएस, ये पॉइंट मिलने वाला है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 10 गुड्स कैरेज से ज़्यादा नहीं है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है, और उसने पैन दे दिया है
तो उनसे भी TDS नहीं, नो TDS। किससे बेटा? कॉन्ट्रैक्टर जिनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, जिनके पास 10 गुड्स कैरी से ज़्यादा नहीं है और पैन दे दिया तो नो TDS। ये मई 24 का MTP में था। नेक्स्ट बेटा कमीशन वाला सेगमेंट पे आते। इंश्योरेंस कमीशन पेयर काटेगा, क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 5% अगर रेसिडेंट को दे रहे अदर देन कंपनी। अगर कोई एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है, इंश्योरेंस कमीशन, वो विनायक को दिया जा रहा है तो 5%। अगर कोई कंपनी ने एजेंसी ले रखा है उसको कमीशन दिया जाएगा तो 10%। और एग्जेम्प्टेड लिमिट सारा कमीशन पे 15,000 ही दिखेगा आपको। नेक्स्ट है बेटा पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू रेसिडेंट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है, अगर वो प्रीमियम अमाउंट वो 10% 15% लिमिट के अंदर रहता है ना, तो मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर वो लिमिट से बाहर रहेगा तो मैच्योरिटी भी टैक्सेबल होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करते समय टैक्स काटेगा कि कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, क्रेडिट नहीं। और कितना परसेंट बेटा? 5%। पूरा अमाउंट पे नहीं। अगर इंश्योरेंस का मैच्योरिटी पे 10 लाख मिलता है तो 10 लाख पे नहीं, अमाउंट मिला उससे जो प्रीमियम पेड। और 99,999 तक अमाउंट है। अगर इंश्योरेंस से पैसा आ रहा है तो आप उन लोग को टैक्स नहीं काटना है। ये इंपॉर्टेंट में रखना। 194DA 5% इनकम कंपोनेंट पे टैक्स काटा जाएगा, इनकम कंपोनेंट पे। और लेस देन 1 लाख है तो TDS का नाम नहीं लेना। नेक्स्ट है बेटा पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन एंटरटेनर। नॉन रेसिडेंट्स का 20.8% TDS विद सरचार्ज है। 20.8% TDS। इनको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट नेशनल सेविंग स्कीम से कुछ पेमेंट मिलता है तो 10% TDS और लेस देन 2,500 नो TDS। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया, इसके बाद नहीं, 194H इंपॉर्टेंट है। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए। क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 5% पहले की तरह 15,000 ही है। नाउ कमीशन या ब्रोकरेज, आप किसी को भी कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हो, रेसिडेंट कोई, तो आप कौन हो? आप कोई भी हो, आपको टैक्स काटना है। बट छोटे व्यापारी हो तो आपको टैक्स नहीं काटना है। कब काटना है? क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। TDS का रेट 5% और एग्जेम्प्टेड अमाउंट 15,000। TDS टीवी चैनल्स टू पब्लिशिंग हाउस बताया था ना। क्लाइंट टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स टू मानव एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगा तो 194C का एडवर्टाइजमेंट। और मानव और DY 365 के बीच होगा तो फिर वो कमीशन तो नो TDS, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट टू रेसिडेंट। ये भी MTP और 2024 पे डाला है। रेंट अपने बिजनेस वगैरह करते हैं रेंटेड प्रेमाइसेस पे, तो हर एक बिजनेसमैन काटेगा, छोटा बिजनेसमैन नहीं काटेगा। उसके लिए 194M वगैरह और भी दूसरा और सेक्शन है, रेंट का भी सेक्शन है, वहाँ देख लेंगे। जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ या बिजनेस का प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख था बिजनेस, वो नहीं काटेगा, ठीक है भाई। ओके क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। TDS का रेट ध्यान देंगे 2% ऑफ रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। PM और इक्विपमेंट पे 2% और बाकी के लैंड पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, फिक्चर पे 10%। और 1 साल का रेंट 2,40,000 है तो नो TDS। जब बिल आएगा ना तो GST अमाउंट के साथ आएगा तो GST अमाउंट पे नो TDS। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते बेचते उस पर भी TDS है। अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, उस पे नो TDS। तो पे ही पेमेंट करने वाला काटेगा, जो पे करेगा वो काटेगा, ठीक है। तो पेयर होना चाहिए ना, ठीक कर लेना पेयर। क्रेडिट और पेमेंट विच रेट ऑफ TDS एकदम ध्यान से देखना। 1% ऑफ कंसिडरेशन और SDV विच एवर इज हायर। सपोज मैंने अपना प्रॉपर्टी बेचा है ना आपको, तो आप मेरे को पेमेंट करोगे, तो आप पेमेंट करते समय टैक्स काटोगे, ठीक है, टैक्स काटोगे, रिपोर्ट कर दोगे। और कितना काटोगे? 1% ऑफ
कंसीडरेशन और एसडीबी विच एवर इज हायर, और 50 लाख से कम लेस देन 49 लाख, ध्यान रखना 50 लाख पे भी है। अगर एसडीवी या कंसीडरेशन कोई भी 50 लाख से ऊपर हो गया, एसडीवी या कंसीडरेशन कोई भी 50 लाख या उससे ऊपर हो गया, 50 लाख या उससे ऊपर हो गया तो फिर टीडीएस। अगर बोथ कंसीडरेशन और एसडीबी 50 लाख से कम है तो वहां पे टीडीएस नहीं, यानी 49,99,999 तक सेल प्राइस भी है, एसडीबी है, तो फिर नो टीडीएस। अगर 50 लाख या उससे ऊपर एसडीबी हो गया, कंसीडरेशन हो गया, तो जो हायर है उस पर 1% टीडीएस। और ध्यान से रखना, ये तो इमोल प्रॉपर्टी खरीद बेच तो जिंदगी में एक आध बार ही होता है, तो उसके लिए टैन का जरूरत नहीं है। और कंसीडरेशन में कोई पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, मेंटेनेंस, एडवांस और सिमिलर नेचर इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लिफ्ट का, क्लब हाउस का, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब कुछ और मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी अलग से लेता है ना ब्रेकअप करके 50 लाख से नीचे करने के लिए, तो भी बच नहीं पाएगा, उस सबको प्लस करके आप लोग इस पे सम्स किए होंगे। और ये एमटीपी सितंबर 24 में डाला है, अपने पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ रेंट, देखो बेटा ऊपर भी रेंट मिला था ना, ऊपर रेंट मिला था तो हमने छोड़ दिया था। हम लोग बोले थे कंपनी पार्टनरशिप फर्म तो करेगा ही, इंडिविजुअल हब तभी करेगा अगर उनका लास्ट ईयर 1 CR 50 लाख से ऊपर, अगर नहीं था तो वहां पे आके फंसेगा 194 आईबी में। इंडिविजुअल हब स्मॉल वाला, जो छोटे छोटे इंडिविजुअल हब है ना, वो काटेंगे, ठीक है बेटा। और 194 आई में कवर्ड नहीं है। कब काटेंगे? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, मार्च मंथ का रेंट और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। अगर आप जनवरी में छोड़ रहे हो तो टेनेंसी जनवरी 31 को, डन बेटा, काटना है। और कितना काटना है बेटा? मैक्सिमम 5%, और मैक्सिमम ऑफ लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। अगर मार्च में छोड़ रहे हो, अगर टेनेंसी कंटिन्यू है तो मार्च मंथ का रेंट से ज़्यादा नहीं, अगर बीच में छोड़ रहे हो तो लास्ट मंथ का रेंट से ज़्यादा नहीं। और 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ तक रेंट है तो नो टीडीएस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और टैन भी नहीं चाहिए, घरेलू बातें हैं। पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, ये तो बहुत फेमस टॉपिक है, हमेशा सुनते हो। वो होता है ना कि लैंड किसी और का, बिल्डिंग बनाएंगे तो फिर जो बिल्डर है वो कंसिडरेशन कैश पे करेगा, वो डिडक्ट करेगा। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम कंसिडरेशन नॉट बीइंग कंसिडरेशन इन काइंड, क्रेडिट पेमेंट विच इज 10% ऑफ कंसिडरेशन इन कैश, याद रखना 10% ऑफ कंसिडरेशन इन कैश। नेक्स्ट देखना है बेटा, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन टू रेसिडेंट, सभी लोग काटेंगे, स्मॉल बिजनेस नहीं काटेगा। और कितना परसेंट? 2% टीडीएस का रेट है टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी, रॉयल्टी के लिए, फिर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीबिशन सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स 2%, इन केस ऑफ पेई एंगेज इन ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर सबका 2%, और बाकी सब के लिए कितना परसेंट? 10%। टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, सेल ऑफ फिल्म और कॉल सेंटर वगैरह ये सब के लिए कितना बेटा? 2%, और बाकी सब पे क्या? 10%। और एग्जेम्प्टेड मतलब इस सिचुएशन पे टैक्स नहीं काटना है। अगर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए है तो 30,000 का अमाउंट पे नो टीडीएस, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 30,000 पे नो टीडीएस, रॉयल्टी पे 30 एंड नॉन कम्पीट फी पे भी 30, सबका अलग अलग इंडिविजुअली। नो एग्जेम्पशन रेम्युनरेशन फी कमीशन पेबल टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को अगर रेम्युनरेशन कमीशन देते हो ना तो फिर 10,000 रुपया हो तो भी टीडीएस। और सुनो, अगर डायरेक्टर ना आपका स्टाफ ही है, एम्प्लॉई है, तो सेक्शन 192 में यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब हो गया जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स है ना, जिनको अपने अदर सोर्सेज में दिखाएंगे जहाँ पे जीएसटी भी लगेगा, वो वाला है। नो टीडीएस प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल पर्पस, आई मीन्स पर्सनल पर्पस के लिए, क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए 194M है। इंडिविजुअल हब नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फी। नेक्स्ट है बेटा, इनकम फ्रॉम यूनिट्स अदर देन
नेचर ऑफ कैपिटल गेन 10% है, 5,000 तक नहीं है, इसको इतना अच्छा से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट होता है ना, आपका प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया तो 10% टैक्स काटेगा। अगर 2,50,000 तक का कॉम्पेंसेशन है तो नो TDS। मम्मी सेक्शन आ गई 194M। 194M पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के लिए लगेगा, जहां पे हम लोग 194C में जो जिस केस को छोड़ दिए थे छोटे बिजनेसमैन। 194H कमीशन के लिए लगेगा, जहां पे छोटे बिजनेसमैन को छोड़ दिए थे। 194J पे लगेगा प्रोफेशनल सर्विसेज, जहां पे हम लोग छोटे बिजनेस को छोड़ दिए थे। तो पेयर इंडिविजुअल हफ होगा, स्मॉल होगा, नॉट कवर्ड अर्लियर 5% और 50 लाख तक। कितना तक बेटा? 50 लाख तक। और मम्मी का कभी कभी ऐसा काम हो सकता है, उसके टैन नहीं चाहिए। TDS ऑन कैश विड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा के लिए, तो आपको पता ही है बैंक वगैरह जहाँ से भी पैसा निकालते हैं वो लोग टैक्स डिडक्ट करेंगे। डन बेटा। और 2% ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से तक का विड्रॉ कर लो एक साल में, एक अकाउंट या एक ही बैंक पे 4-5 अकाउंट है सबसे, नो TDS। अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो 2%। और 3 करोड़ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, एग्जेम्प्टेड लिमिट 1 करोड़ तक नहीं। अगर लास्ट 3 साल आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और जिसका टाइम पार हो गया तो अप टू 20%। 2% ऑफ कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 20 लाख, अप टू 20 लाख नो TDS। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच होगा तो 2%, और 1 करोड़ के ऊपर होगा तो 5%। अगर वो 3% इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है एग्जाम के लिए। 194O ई कॉम ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, ये सब मिंत्रा वगैरह जो आप लोग को पेमेंट करता है, तो क्रेडिट और पेमेंट विच इज अर्लियर सिर्फ 1% ही टैक्स काटना है। और अगर इंडिविजुअल हब को दिया जाता है, उन्होंने पैन आधार दे दिया, 5 लाख तक का अमाउंट है तो नो TDS। विनायक फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू प्रोडक्ट बेचता है, सर्विसेज सप्लाई करता है, और पैन आधार दे दिया 1 साल में 5 लाख तक है तो नो TDS। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सामान खरीदते हैं, कुछ देते हैं ना, तो फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू नहीं, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में भी पैसा आ जाता है, बट हम लोग फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचें तो भी माना जाएगा वो फ्लिपकार्ट ने ही पेमेंट किया है। समझा भाई? तो ये इंडिविजुअल्स हब पे 5 लाख तक का है तो नो TDS। अगर गुड सर्विसेज के अलावा कोई एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वगैरह पेमेंट है तो ऑलवेज TDS रहेगा, एग्जेम्पशन नहीं है, ध्यान रखना। सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन 194P। 194P यहाँ पे बेसिकली सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनका 75 ईयर्स एज या उससे ज़्यादा हो गया, उनका कोई कमाई नहीं है, एक बैंक है उसमें पेंशन आता है, उसी बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक को बोला जा रहा है कि दादाजी का काम आप लोग सब कर दीजिए, दादाजी को रिटर्न भी लगाने का जरूरत नहीं है। इस पे एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का ही है, आप लोग किए होंगे, जरूर से उसको करना, स्टडी मेट पे है। तो नोटिफाइड बैंक वही है जिसमें आपका पेंशन भी आता है, उधर से इंटरेस्ट भी मिलता है। डन बेटा। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वो 3-5 लाख का एग्जेम्पशन दे देंगे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, ऐसे शॉर्ट में लिखा है, समझ तो जाएगा। हाँ सर। 194Q बेटा, 194Q भी शायद इस बार एग्जाम पे आया था। ये 50 लाख से ऊपर का कोई गुड्स, तो ध्यान से देखना कौन काटेगा, रेसिडेंट बायर काटेगा, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लैक्स। किसी एक इंसान से एक साल में 50 लाख से ज़्यादा का सामान खरीदते हैं हम लोग, तो वो तो बहुत ज़्यादा सामान सप्लाई कर रहा है, तो वो रिपोर्टिंग हो जाए गवर्नमेंट को। तो 0.1% ऑफ अमाउंट माइनस 50 लैक्स, 0.1% ऑफ अमाउंट माइनस 50 लाख। 50 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट है। और ध्यान से सुनना, बायर काटेगा, बायर वो होगा जिनका ग्रॉस रिसीव या टर्नओवर लास्ट ईयर में, ग्रॉस रिसीव या टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा। जो बायर काटने वाला है उनका रेसिडेंट होना पड़ेगा लास्ट ईयर टर्नओवर 10 CR से ज़्यादा, और इस बार आपसे सामान खरीद रहा है 50 लाख से ऊपर तो वो काटेगा। लेकिन ये 194Q अगर किसी और जगह में कवर्ड हो गया तो फिर 194Q में नहीं चाहिए। तो TCS में भी वहाँ भी है, सेलर भी कलेक्ट करेगा, तो बायर भी कलेक्ट करेगा, सेलर भी, ऐसे दो तो नहीं करेगा ना, तो उसके लिए बताया गया।
TDS not required to be deducted if TDS deductible under any of the provision of the act, कोई और provision पे tax is collected under provision of 206C other than 206 C1H, C1H पे भी covered है और Q में भी covered है, तो Q का ही बात मानना। 206 C1H और Q दोनों भी फंसता है तो Q का मानना, और बाकी के जो TCS के बाकी के 4 अलग अलग जगह पे और मिलेगा तो वहाँ पे उनका ही बात मानना, 194 Q नहीं मानना। तो इस पे भी आप लोग के स्टडी मेट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये नया है, अच्छा से देखना लास्ट पॉइंट, TDS ऑन बेनिफिट्स पर क्रेडिट्स। आपके बिजनेस या प्रोफेशन पे कोई बेनिफिट्स पर क्रेडिट्स मिलता है तो वो भी PGBP में टैक्सेबल है आपके लिए, तो आपको जो ये पर क्रेडिट्स देगा वो टैक्स काटेगा, उस पर आप पे टैक्स काटेगा। तो ध्यान से देखना, कौन काटेगा? एनी पर्सन अदर देन छोटे इंडिविजुअल्स, समझ में आ गया ना, स्मॉल वाला। बिफोर प्रोवाइडिंग बेनिफिट 10% ऑफ वैल्यू पूरा पे, और 20,000 तक का एक साल में बेनिफिट दिया जा रहा है तो टैक्स नहीं काटना है। द बेनिफिट पर क्रेडिट कन्वर्टेबल कैश भी हो सकता है, नहीं भी, बट इट शुड अराइज फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। तो ये रेसिडेंट्स को देंगे तो काटना है, और वो जिसको भी आप दे रहे हो उनके लिए बिजनेस प्रोफेशन के थ्रू अराइज हुआ तो ही TDS है, अदरवाइज नहीं है, इसको अच्छा से देखना। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ TDS, जो आपने इतने सारे सेक्शंस पे टैक्स डिडक्ट किए उसको जमा कब करना है? बेटा नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक, मार्च में काटते हो तो नेक्स्ट 30 अप्रैल तक, और गवर्नमेंट काटता है अगर सेम डे जमा कर देगा विदाउट चालान है तो, और विद चालान है तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, लेकिन मार्च में होगा तो 30 अप्रैल। और बेटा 3 छोटे सेक्शन है, 194 IA, IB, ममी सेक्शन, तो जब हम लोग काटेंगे उसके 30 दिन के अंदर चालान और पेमेंट दोनों चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा आप लोग। विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड एंड चालान कम स्टेटमेंट होना पड़ेगा 26 QB, QC, QD। TDS का रिटर्न बेटा क्वार्टरली रिटर्न डालना होता है। क्वार्टरली रिटर्न जैसे अप्रैल में, जून खत्म होगा ना जुलाई में, तो Q1 का 31 जुलाई अगस्त सितंबर खत्म होगा तो 31 अक्टूबर, फिर नवंबर जनवरी, ठीक है। लेकिन मार्च मंथ का तो जमा करने का डेट ही अप्रैल होता है तो 31 में। और थोड़ा सा फॉर्म का नंबर 24Q सैलरी के लिए है, 26Q अदर देन सैलरी टू रेसिडेंट, 27Q नॉन रेसिडेंट, 194 IA, IB, IC के लिए ऊपर जो बोल दिया वही। आप टैक्स काटते हो तो TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना है। सैलरी के लिए फॉर्म नंबर 16 होता है, 15 जून एनुअली, और अदर्स के लिए 16A, 15 डेज ऑफ रिटर्न भरने का जो डेट होता है उसके 15 डेज। IA, IB, IC के लिए जो जब आप चालान भरोगे पेमेंट करोगे उसके 15 दिन के अंदर। 16B, C, D, देखो 16 उधर चला गया, 16A आ गया, B, C, D, ऐसे नॉर्मल रीडिंग पे। इसके साथ ही आपका TDS समाप्त हो रहा है। फटाफट मैं कुछ क्वेश्चन दिखाने चाह रहा हूँ आप लोगों को, स्टार्ट करूँ। मेनी टाइम्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये आपके मैट पे है, इंस्टीट्यूट ने भी डाला है, मिल जाएगा। बेनिफिशियल कंपनी यूज द प्रोडक्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है ना कि हमारा प्रोडक्ट लेता है तो प्रोडक्ट लेकर एडवर्टाइजमेंट करके हमें रिटर्न कर देगा तो नो TDS, और रख लेगा तो TDS। वेरी गुड, देखना। अब हम लोग चलते MTP में 24 का TDS के बारे में बताना है। SBI पे 70,000 60,000 रेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट कुणाल, तो SBI गवर्नमेंट को रेंट देगा तो नो TDS, और कुणाल को देगा तो फिर क्या हो जाएगा? TDS। इन द प्रेजेंट केस SBI 10% टैक्स डिडक्ट करेगा, किससे बेटा? कुणाल से। और किससे डिडक्ट नहीं करेगा? गवर्नमेंट से। वेरी गुड। पेमेंट 2,50,000 टू ट्रांसपोर्टर हु ओन्स 10 गुड्स कैरिजेज डज नॉट पैन। अभी बोला था कि 10 गुड्स कैरिज पैन देगा तो नो TDS, नहीं देगा तो कितना % काट लेंगे? अरे पैन नहीं देगा तो 8 ही गुड्स कैरिज है बट पैन नहीं दिया, बोला था ना 10 गुड्स कैरिज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पैन देगा तो नो TDS। अभी तो 8 गुड्स कैरिज है, बच गया, लेकिन पैन नहीं दिया तो 20%। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे जो येलो मार्क किया है बोर्ड पे, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ TDS, TCS तो पढ़ाया नहीं। आदित्य पेज 55 लाख टू नरेश फॉर सप्लाई ऑफ लेबर कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री,
ड्यूरिंग 23 आदित्य टर्नओवर 95 लाख। ये इंडिविजुअल है, छोटा इंडिविजुअल है तो मम्मी सेक्शन में आ जाएगा, और 50 लाख से ऊपर है 5%। क्लियर बेटा? नेक्स्ट MTP September 24, ब्रीफली डिस्कस द TDS का। विकास रिसीव्ड 10,20,000 प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम EPF बिफोर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ। इल हेल्थ है तो फिर नो TDS, नो TDS। क्लियर है बेटा? इंडियन बैंक सैंक्शन एंड डिसबर्स लोन 12 करोड़ टू बी लिमिटेड 31 दिसंबर। बी लिमिटेड पेड 1,20,000 टू सर्विस टू इंडियन बैंक। तो बी लिमिटेड ने इंडियन बैंक को सर्विस फी दिया है, तो ये इंटरेस्ट की तरह ही है, बट बैंक को दिया है ना। किसको दिया है? बैंक को दिया है, तो नो TDS। ये 2 को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। आप लोग को समझ में आ रहा है? yes. आप लोग और थोड़ा घर में पढ़ना और अच्छा समझ में आएगा। आइए फटाफट ब्रीफली डिस्कस द TDS TCS एंड डिटरमाइन TDS। दीपक विशेष टू परचेज रेसिडेंशियल हाउस 60 lakhs, हाउस इज इन चेन्नई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख। एग्रीकल्चर लैंड भी चाहिए, तो आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में तो नो TDS, और ऐसे करोगे तो जो हायर रहेगा तो 65 लाख पे 1%। वेरी वेरी गुड, डन बेटा। ओके और ABC ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कार डीलर। देखो ये TCS का है, मैं बता देता हूँ। TCS में क्या होता है, कोई डीलर मैन्युफैक्चरर डीलर वगैरह को बेचता है तो नो TCS, और डीलर रिटेल सेल करेगा 10 लाख के ऊपर है तो TCS। आपको पढ़ाया जाएगा, आपके लिए मैट है, TCS का भी मैट है, ठीक है। TCS का 1 पेज का मैट है, ठीक है, आप लोगों को मिलेगा। एक बार के लिए निकाल दो इसको। नेक्स्ट, दे हैव ABC partnership firm having car dealer showroom 2. They have purchased cars for 2 crores from car manufacturer. Cost is 12 lakhs. The seller they sells car to individual buyer 10% turnover. तो क्या करना है बेटा? कार मैन्युफैक्चरर टू डीलर नो TCS, डीलर टू रिटेलर तो 10 लाख से ऊपर है तो TCS होगा। डन बेटा, 1%। क्लियर है? आप लोग पढ़ लेना। MTP September 24 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो कितना बड़ा, कितना डरावना है। पैसेंस रखना। स्टार्ट करो। मिस्टर रुद्रा इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग सिंस 2018। हिज टर्नओवर 12/2020। लास्ट ईयर टर्नओवर 6 करोड़। बड़ा लोग है ये लोग। इज माइनर डॉटर मैरिज इज फिक्स्ड। अभी जेल में भेजते, मामा को फोन करते, माइनर डॉटर मैरिज फिक्स्ड, मेजर होने के बाद शादी करवाना। ही प्लान डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा। माइनर डॉटर का ये तो इलीगल है, गोवा वाले बीच में। फॉर वेडिंग he withdrew 40 lakhs सितंबर में 23 एंड 65 लाख अक्टूबर में फ्रॉम हमारा पैसा बैंक। तो उसने बैंक से विड्रॉ किया 40 lakhs और 65 लाख कैश, ठीक है ना। तो कैश विड्रॉल वाला 194 एंड नो टू कैश, तो 1 करोड़ से ऊपर है, थोड़ा इंतजार करना। ही बुक 30 रूम्स फॉर 5 days एकोमोडेशन रिलेटिव इन रहो होटल एंड पेड 40,000 एडवांस। होटल में के लिए तो था नहीं, फिर भी बैलेंस अकाउंट पे ही चेक। ही टू कैटरिंग सर्विसेज ऑफ टेस्टी कैटरर। डेफिनेटली टेस्टी कैटरर होना पड़ेगा, तो खाना कौन खाएगा। सोल प्रोप्राइटर कैटरिंग, अरे वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट 194C फॉर द वेडिंग एंड पेड 10,20,000। तो ये तो पर्सनल यूज़ के लिए हो गया ना, बिजनेस में तो नहीं है, तो 194C ये सब तो लगने वाला ही नहीं है। फॉर हर वेडिंग ही गिफ्टेड हिज डॉटर अ हाउस प्रॉपर्टी। बेटी को हाउस प्रॉपर्टी दिया 15 लाख का। SDB था 16 लाख ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, उससे मतलब नहीं। रुद्रा पेड 45,000 कैश बैलेंस एंड बैलेंस इन चेक टू ट्रैवल एजेंट टू रिटर्न टिकट टू रिलेटिव टू USA। ही रेगुलरली फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम बेस्ड ऑन अबव मोस्ट एप्रोप्रिएट। देखो ऐसा सिचुएशन देगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, टैक्स का पेपर अच्छा करने का एक ही मंत्र है और कुछ नहीं। मैं क्लास में लिखा दिया था, फिर बोल रहा हूँ। सितंबर का MTP RTP सजेस्टेड आंसर, जून का MTP RTP सजेस्टेड आंसर, और रेलेवेंट नहीं है फिर भी नवंबर का RTP MTP सजेस्टेड आंसर। आप इसको अपना साथ रखो और एग्जाम के दिन 6 बजे बात करते हैं, जिस दिन एग्जाम हो जाएगा। आप कभी भी दुखी नहीं होगे। पढ़ाने का नॉलेज 99% परफेक्ट दिया गया है, 1% ऊपर नीचे हो सकता है,
99% यू आर अप टू डेट। और वो जो तीन टर्म का एकदम स्टडी टेबल पे रखो, और उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ो। कोई एग्जाम में ना कुछ लगेगा ही नहीं, बोलेगा हम यूज टू ही है सबसे। अचानक फर्स्ट टाइम देखोगे तो डैश हो जाएगा। रिक्वेस्ट टू ऑल 3 टर्म का, समझ में आ गया भाई? आप लोग एकदम पकड़ के रखो, बस सभी चाहता है पास होना, और पता ही क्यों फंसते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। नॉलेज का काम तो कर ही दिया आपने, अब आप लोग को प्रैक्टिस चाहिए। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाई हमारा पैसा बैंक कैश विड्रॉल, ये तो हम लोग को पता ही है, 1 करोड़ से ऊपर का है ना। तो 1 करोड़ से ऊपर का कितना है? 60। वाह भाई वाह। 5 लाख पे रिटर्न भरता है हमेशा 2%, 10 लाख। तो कैलकुलेशन लिख लेना कि रिवीजन में तकलीफ ना हो। लिखना 1 करोड़ कितना था बेटा? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, 40 लाख प्लस 65 लाख माइनस 1 CR, 40 लाख प्लस 65 लाख माइनस 1 CR, 10 लाख बना ना? 10 लाख पे 2%, 5 लाख पे 2%। और सुनना, जितना भी आप लोग MCQ सोल्व करोगे ना, उसका कॉपी में लिख लेना, मैट पे लिख लेना, नहीं तो रिवीजन जब लास्ट में स्टेज में आएगा ना, दिमाग ही काम नहीं करेगा, कहाँ से आया कहाँ से आया। वो दिमाग भी ना बड़ा डैश है। तो आप लोग कोई भी कैलकुलेशन का सम हो गया MCQs का, RTP MTP का, आप लोग बाजू में कैलकुलेशन कर लेना या कोई कॉपी में रख लेना। रिवीजन के समय 1 सेकेंड भी टाइम नहीं, एक जगह फंस गए ना, उधर दिमाग लगे रहेगा, 2-3 घंटा चला जाएगा। तो दैट विल सेव योर टाइम। The amount of tax to be deducted रुद्रा on payment to tasty caterer, तो टेस्टी कैटरर तो पर्सनल पर्पस के लिए हो गया, तो मम्मी सेक्शन में आएगा, मम्मी सेक्शन में आएगा, लेकिन 50 लाख से ऊपर होना पड़ेगा, लेकिन 50 लाख से ऊपर नहीं है। तो लिख लेना कवर्ड अंडर 194M बट डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, covered under 194M but does not exceed 50 lakhs। समझ में आया? नेक्स्ट, what shall be the amount taxable whose and purchase of real property by Mr. Rudra from SK Builder and gift। तो SK Builder वगैरह के केस में 50 लाख से तो है ही नहीं, और गिफ्ट तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो फिर नो टीडीएस, नथिंग इज टैक्सेबल। ऐसे लगता है कि कितना बड़ा रामायण लिख दिया है। नॉलेज होने के बाद प्लस प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस 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 करने के बाद ये सब कुछ नहीं लगेगा। लोग पढ़ते रहेंगे, आप टन आंसर मारते रहोगे। ये हो गया बेटा। और एक पढ़ो, ये भी बहुत बड़ा है। और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम के बारे में भी आप लोग को के साथ चर्चा करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने डाला है, आइए देखते हैं। Mr. Arvind, Indian citizen, wants to file return of income for previous year 23. Is assisting. He required assistance. He said following. Mr. Arvind owned a house property Bangalore. Same is rented out 65,000 to Arjun salaried. He claims this is the only income which he earned. However, when you sort his bank statement, you observe following information. There's credit 23975 toward income tax refund, 5775 interest. तो income tax refund का interest तो taxable है। On 15 August, bank statement shows credit 55,000 gift from grandchildren। तो वो फैमिली वाला तो चलेगा ही ना, अरे एसेंडेंट डिसेंडेंट तो चलेगा ही। On 68th birthday, तो ये तो नॉट टैक्सेबल, डन बेटा। On further assessment, you will be able to understand Mr. Arvind and his wife travel to Mauritius, spend some time with बेटा तो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया, बाहर गया, रेसिडेंशियल भी डाल दिया इसमें। तो रेसिडेंशियल याद है ना बेटा, 182 डेज और 63-65 डेज। एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड जाते तो 60 डेज नहीं लगता है, यहाँ पे तो घूमने गया तो 60 डेज भी लगेगा। Who staying in Mauritius, on scrutiny of passport and relevant document, you conclude that they left India 27 September को and returned 31st March को। 4 preceding previous year में both have stayed 320 prior to date इंडिया में था। Based on the facts, choose the most appropriate answer. What is residential status? तो देखो बेटा, वो 27 सितंबर को गया ना, 1 अप्रैल से 27 सितंबर तक था और प्लस 31 मार्च को था, है ना। तो देखो तो पूरा कितना आएगा, 181 डेज आ रहा है शायद। 1 अप्रैल से 27 सितंबर, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 27 और मार्च एक दिन, 181 डेज। तो 61 का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ,
और 6.1 का सेकंड कंडीशन 60 डेज और 365 डेज भी नहीं हुआ, तो फिर क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट। वो अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता तो फिर 182 डेज ही देखना पड़ता। आंसर समझ में आ गया? नॉन रेसिडेंट। अब नॉन रेसिडेंट बन गया तो जब टीडीएस का बात करेगा तो नॉन रेसिडेंट को मैक्सिमम पेमेंट पे टीडीएस नहीं है। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट 194 IB ऑन रेंट बाय मिस्टर अर्जुन? तो आंसर से पता चल गया नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी? उसका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी के रेंट वेंट देखेंगे तो देखो, तो रेंट कितना था? 65,000। 10,000 से ऊपर अगर टैक्स होता है ना तो तब तुम्हें वो देना पड़ता है एडवांस टैक्स। तो कितना एज है भाई का? 60 बर्थडे मनाया ना, तो देखो बेटा सक जाएंगे। 65,000 रेंट है ना, 65,000 इंटू 12 करो, इंटू 70%, 5 लाख, और इनकम टैक्स रिफंड, तो फिर टैक्स तो आ ही जाएगा 10,000 से ऊपर। बोलो भाई, अरे नॉन रेसिडेंट है ना, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। नॉन रेसिडेंट है अप टू 250 नो टैक्स, तो 5 लाख तो 12,500 होता ही था, तो टीडीएस एडवांस टैक्स होगा ना। क्लियर? और एक विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम में विनिंग टीडीएस बोला था साल के लास्ट में काटना, तो इनकम पे काटना। इनकम क्या होता है? क्लास 11 स्टार्ट करते हैं, वन मैन बिजनेस पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सिंगल एंट्री, कैपिटल के थ्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। मैंने लिख भी दिया, आप लोग टैक्स में अकाउंट डाल दिया, बुरा ना मानना। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ऑनलाइन गेमिंग में भी यही है। देखो, एग्रीगेट अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्राइंग्स टोटल अमाउंट ऑफ, ओके, ए प्लस डी, हाँ बेटा, डी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ यूजर अकाउंट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉन क्या मतलब ड्राइंग्स माइनस बी माइनस नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, आपने कुछ डिपॉजिट किया, फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरह से विनिंग निकलेगा और इस पे कितना परसेंट आ जाएगा? 30%। तो थोड़ा बहुत आप लोग टेम्पोररी समझ में आया? तो इसको टेक्निकली ऐसे लिखते हैं, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। ए का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉन और डी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, और माइनस बी का मतलब जो आपने इस साल पैसा डाला, और माइनस सी का मतलब ओपनिंग। आप लोग सस्ता सुंदर टिकाऊ के लिए अपना लैंग्वेज यूज रखना। ये एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट विनिंग करके 30%। अगर बीच में पैसा निकालोगे तो भी 30% लगेगा, तो कैसे निकालेगा? तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं चाहिए, तब तो वही देखेगा बेटा, ध्यान से देखना। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट विड्रॉल, तो क्लोजिंग कैपिटल हटा देगा। ए का मतलब अमाउंट विड्रॉन, क्लोजिंग कैपिटल हटा दो, माइनस जो डिपॉजिट किया और माइनस जो ओपनिंग बैलेंस था। तो आप लोग ना ये 2 पॉइंट को ध्यान से देखना, एकदम डायरेक्टली दे देगा वो लोग फिगर्स। और कभी कभी ऑनलाइन गेमिंग में ना आपको ना कुछ काइंड पे मिल जाता है, काइंड पे, तो उनका जो मार्केट प्राइस है वही आपका वैल्यू हो गया। क्या हो गया? वैल्यू। तो आप लोग जरूर से देखना। इज इट ओके? सो टीडीएस पार्ट इज डन, टीसीएस आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग एंजॉय करो ये चैप्टर।